हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में इकोनॉमिक्स, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमईसी 001 के खंड 5 के इकाई 1 में पिग्वी दृष्टिकोण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, पिग्वी दृष्टिकोण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिग्वी दृष्टिकोण, पिगू का मानना था कि सामाजिक नीति का लक्ष्य कल्याण को बढ़ावा देना होता है, परंतु इसे सरलीकृत करने के लिए उन्होंने अपनी परिप्रेक्षा की विस्तृति को समाज कल्याण के उस भाग तक सीमित रखना ही पसंद किया जिसे धन की मापक छड़ के साथ संबंध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाया जा सकता है। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि कल्याण के इस भाग को आर्थिक कल्याण भी कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति के लिए पिगू ने आर्थिक कल्याण की पहचान बचत निर्णय के उदाहरण को छोड़कर आर्थिक क्रियाकलाप समान होने से प्रत्याशित एवं अनुभूत संतुष्टि की कल्पना करते हुए संतोष से की है। पिगू ने उपयोगिता की परिमेयता और अंत व्यक्तित्व की तुलना की कल्पना की थी और इस आधार वाक्य से कुछ निष्कर्ष निकाले थे कि समस्त सामाजिक उपयोगिता को भूस्थिकृत अथवा अधिकतम किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे आदर्श उत्पादन अथवा आदर्श आवंटन की अवधारणा से स्पष्ट किया। पिगू के अनुसार ऐसी स्थिति जिसमें अनेक प्रकार के संसाधनों में से प्रत्येक इस प्रकार आवंटित किया जाए कि एक प्रयोग में इसकी अंतिम इकाई किसी दूसरे प्रयोग में उसकी इकाई के रूप में उसी मौद्रिक माल के भौतिक उत्पादन को जन्म देती है। मौद्रिक आय के वितरण पर ध्यान न देते हुए यह आदर्श आवंटन की स्थिति होती है यदि वह अमीर और गरीब लोगों वाला कोई समुदाय हो। तो यद्यपि यह सत्य है कि समस्त संतुष्टि गरीब लोगों के लाभार्थ सोच समझकर अभिकल्पित तरीकों से इस प्रकार के आवंटन से प्रत्यंतरों द्वारा बढ़ाई जा सकती है। संभव है कि यादृच्छिक रूप से किए गए प्रत्यंतर जैसे एकाधिकार शक्ति की युक्ति से समस्त संतुष्टि को घटा दे। अतएव पिगू के अनुसार इस प्रकार का आवंटन समुचित रूप से मौद्रिक आय के वर्तमान वितरण के संदर्भ में आदर्श आवंटन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पिग्वी विश्लेषण। पिग्वी कल्याण विश्लेषण का आरंभ बिंदु यह धारणा है कि एक संस्थान आवंटन समस्या देखने में आती है, इसे इष्टतम रूप से हल किया जा सकता है। अपने काम से पिगू ने यह स्पष्ट कर दिया कि समाज के सामने विकल्प निर्धारण की यह समस्या आती है कि प्रतियोगिता लक्ष्यों हेतु अप्रचुर उत्पादित संसाधनों का आवंटन कैसे करें और समग्र समाज कल्याण को अधिकतम कैसे करें। व्यवहारिक दृष्टि से यह आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने के रूप में सामने आया। समग्र कल्याण का वह भाग जिसे किसी मौद्रिक मापदंड के साथ संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में रखा जा सकता है। पिगू उत्पादन के वास्तविक कारकों को उनके सर्वोत्तम प्रयोग हेतु दिशा प्रदान करने के विषय में चिंतित थे। उन्होंने उत्पादन कारकों की विशिष्ट संस्थितियों का कुल उत्पादन का एक परिमेय मान देने वाले के रूप में देखा और यह प्रयास किया कि यह विन्यास एक भूयिष्ठ मान प्रस्तुत करे। कुल उत्पादन के मान को अधिकतम या भूयिष्ठीकृत करने हेतु उत्पादन के वास्तविक कारणों के आवंटन स्वरूप परिप्रेक्षा की मुख्य समस्या को हल करके पिगू ने इष्टतम संस्थिति के सूचक कुछ अभिलक्षणों का वर्णन करने और इस इष्टतम समाधान से विलक्षणों को अप्रभावी रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया। इस विश्लेषण का एक अति महत्वपूर्ण भाग था एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग तक संसाधनों की लेन देन से परिणत उत्पादन में परिवर्तनों से जुड़ी हुई संकल्पना। पिगू ने सीमांत वास्तविक उत्पाद को इन शब्दों में परिभाषित किया।
उस उत्पाद के समस्त प्रवाह जिसके लिए समुचित रूप से व्यवस्थित संसाधनों का प्रवाह महत्वपूर्ण हो, और उस उत्पाद के समस्त प्रवाह जिसके लिए समुचित रूप से व्यवस्थित किसी मामूली वृद्धि द्वारा उसे भिन्न संसाधनों का प्रवाह महत्वपूर्ण हो के बीच अंतर होना चाहिए। पिगू ने सामाजिक और निजी सीमांत वास्तविक उत्पाद के बीच भेद सामने रखा। सीमांत सामाजिक वास्तविक उत्पाद है किसी भी प्रदत्त प्रयोग अथवा स्थान में संसाधनों की अलाभकर वृद्धि के कारण भौतिक वस्तुओं अथवा वस्तुपरक सेवाओं का कुल शुद्ध उत्पाद, बेशक उत्पाद का कोई भाग किसी को भी प्राप्त हो। ऐसा हो सकता है कि उदाहरण के लिए कि लागतें ऐसे लोगों पर थोप दी जाए जो सीधे संबंध न हो, जिसका माध्यम हो सकता है, माना रेल इंजनों से निकली चिंगारियों से आसपास के जंगलों की अक्षतिपूर्ति हानि। इस प्रकार के सभी प्रभाव, उनमें कुछ सकारात्मक होंगे तो कुछ नकारात्मक तत्व किसी भी प्रयोग अथवा स्थान में बदल गए संसाधनों की कितनी भी राशि की अलाभकर वृद्धि के सामाजिक वास्तविक उत्पाद की गणना में शामिल किए जाने चाहिए। सीमांत निजी वास्तविक उत्पाद है किसी भी दिए गए प्रयोग अथवा स्थान में संसाधनों की अलाभकार वृद्धि के कारण वस्तुओं अथवा वस्तुपरक सेवाओं के कुल वास्तविक उत्पाद का वह भाग होता है जो पहली बार में प्राप्त होता है। यथा वहां संसाधन निवेश करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को बिक्री से पूर्व कुछ दशाओं में यह बराबर होता है तो कुछ में उससे अधिक, और कुछ में यह सीमांत सामाजिक वास्तविक उत्पाद से कम होता है। उक्त समस्या से जूझते हुए प्रथम सफलता में यह मानते हुए कि संसाधन लेन देन की कोई लागत नहीं है, पिगू ने देखा कि किसी भूयिष्ठक के लिए एक आवश्यक दशा यह होती है कि किसी भी प्रयोग अथवा स्थान में प्रयुक्त प्रत्येक संसाधन का सीमांत सामाजिक वास्तविक उत्पाद नियमनिष्ठ समान हो। जहां वितरित किए जाने वाले संसाधन ऐसे थे कि उत्पादन के प्रत्येक कारक का उक्त उत्पाद असमान था, उत्पादन का कुल मान निम्नतर उक्त उत्पाद वाले प्रयोगों से उच्चतर उक्त उत्पाद वाले प्रयोगों तक संसाधनों के लेन देन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सम सीमांत सिद्धांत का यह सरल अनुप्रयोग ही पिगू के विश्लेषण की कुंजी है। एक आदर्श सार्वभौमिक स्टॉक की अवधारणा की ओर सहज विस्तार तथा उन विघ्न बाधाओं का प्रतिफल है जो सर्वोत्तम संभावित परिणाम प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था से आरंभ कर जिसमें स्वहितबद्ध संसाधन स्वामी ही अपने श्रम और पूंजी के नियोजन से संबंधित निर्णय करते हैं, पिगू ने एक आधार प्रस्तुत किया जो स्वतंत्र लेन देन में अवरोधों और सामाजिक सीमांत वास्तविक उत्पाद से निजी के अभिसरण के दो ऐसे बुनियादी तत्वों के रूप में युग्मित करता था जो संसाधनों को उनके सर्वोत्तम प्रयोगों की ओर प्रवाहित होने से रोकते हैं। स्वतंत्र लेन देन में अवरोध लेन देन की लागतें और अधूरा ज्ञान या अधूरी जानकारी से उत्पन्न होते हैं। पिगू के अनुसार लेन देन की लागतों में न सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक उत्पादन के कारकों का परिवहन करने वाले अभिकर्ताओं किंतु उत्पाद संसाधनों की अपूर्ण विभाज्यता भी शामिल होती है। डी शेरपा बताते हैं कि लेन देन संबंधी पिगू की लागतें की व्याख्या मुख्यतः हर प्रकार की सौदेकारी लागतों को शामिल करने वाले के रूप में की जा सकती है। दूसरे शब्दों में पिगू की अधिव्यापी श्रेणी स्वतंत्र लेन देन में अवरोध जिसमें आज की सौदाकारी लागतें के उचित प्रतिपक्षी के रूप में लेन देन एवं अधूरी जानकारी संबंधी दोनों लागतें आती है, पर विचार करना अपेक्षाकृत अधिक सही लगता है। जब लेन देन की शून्य लागतें संबंधी अवधारणा नरम पड़ जाती है तो पिगू इष्टतम समाधान को किंचित परिवर्तन कर ऐसा समाधान बताते हैं कि प्रत्येक संसाधन का सीमांत सामाजिक वास्तविक उत्पाद लेन देन की लागत से कम पर अपसरण करता है। स्पष्टता यदि समानता की ओर
दो उक्त उत्पादों को धकेलने से होने वाला लाभ लेन देन की लागत से अधिक वजनी हो तो इस प्रकार की युक्ति अप्रभाविकारी होती है। इस प्रकार लेन देन की लागतों की विद्यमानता में कोई दी गई संस्थिति उक्त उत्पादन में कुछ असमानताएं दर्शा सकती है। वैसे यह सर्वोत्तम विन्यास हो सकता है, वस्तुतः नितांत रूप से नहीं, क्योंकि यदि लागतें नहीं होगी तो एक बेहतर विन्यास संभव होगा, परंतु आरंभिक वितरण एवं लेन देन की विद्यमान लागतों संबंधित तथ्य के सापेक्ष में पिगू ने अपने द्वितीय क्रम दिशाओं पर भी चर्चा की और अनेक स्थानीय भूइष्ठकों के निहितार्थों पर विचार किया। उन्होंने यह संभावना प्रस्तुत की कि राज्य की कार्यवाही न्यायोचित हो सकती है यदि वह सापेक्ष भूइष्ठक की अवस्था में अपने पूर्व वर्तमान संतुलन से निकालकर औद्योगिक प्रणाली को एक झटका दे और पुनः पूर्ण भूइष्ठक सभी ऊंचे शिखर पर स्थापित होने के लिए प्रेरित कर सकता हो। तदोपरांत हालांकि वे लिखते हैं कि सापेक्ष बनाम सार्वभौम भूइष्ठक के विषय में चिंताएं एक गौड़ विषय है। इस प्रकार चर्चा करने के बाद अधूरी जानकारी लेन देन की लागतों की भांति किस प्रकार एक इष्टतम संसाधन आवंटन की लाब्धि में बाधा बनेगी, पिगू ने निजी और सामाजिक सिद्धांत वास्तविक उत्पादों के बीच अपसरण के मुद्दे को सामने रखा। ध्यातव्य है कि पिगू लेन देन में व्यवधान और निजी एवं सामाजिक शुद्ध उत्पाद के अपसरण को अलग रखते हैं, परंतु संभवतः समवर्ती रूप से संकारी कारकों के रूप में देखते हैं, जिनमें से कोई भी संसाधनों के उन्नत आवंटन को क्रियान्वित करने के लिए राज्य द्वारा इच्छानुकूलित किया जा सकता है। पिगू के अनुसार समाज के समक्ष एक समस्या संसाधनों के आवंटन संबंधी इस प्रकार आती है कि जब उत्पादन का कुल मान अधिकतम हो जाता है, वे प्रवाहमान संसाधन लक्षणों का व्यापक प्रयोग करते हैं। संसाधनों की एक प्रवाहमान धारा निरंतर अस्तित्व में आ रही है और संघर्षरत है, जहां तक कि लेन देन की अपरिहार्य लागतें इसकी अनुमानित देती है, ताकि वह अपेक्षाकृत निम्न लाभों के बिंदुओं से अपेक्षाकृत उच्च लाभों के बिंदुओं की दिशा में स्वयं को वितरित कर सके। संसाधनों की किसी भी प्रेक्षित संस्थिति के कार्य निष्पादन का एक स्पष्ट संकेत प्रत्येक संसाधन का सीमांत सामाजिक वास्तविक उत्पाद होता है। समाज की संसाधन आवंटन समस्या का एक समाधान है और तदनुसार अनुकूलता अर्थात स्टॉक से विचलन न सिर्फ अनुचित ठहराया जा सकता है, बल्कि इसे सुधारा भी जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बाजार के पक्ष में तर्क। सीमांत उत्पादन संबंधी तार्किक साधन और निजी और सामाजिक उत्पाद के लेन देन एवं अपसरण में बाधाओं संबंधी जागरूकता के माध्यम से उत्पादन के वास्तविक कारकों के प्रेक्षण कर केंद्रित उत्पादन के कुल मान को अधिकतम करने के उद्देश्य को लेकर पिगू ने यह समझने का प्रयास किया कि कोई बाजार कितने संतोषजनक रूप से कार्य निष्पादन करता है। पिगू ने इसे एक तयशुदा मसला माना कि बाजार व्यवस्था प्रायः एक इष्टतम समाधान को सामने लाती है और इस परिणाम की व्याख्या में अधिक समय या ऊर्जा व्यय नहीं करती है। स्वयं हितबद्ध संसाधन स्वामी अज्ञान से अबाधित अपने निजी लाभों को अधिकतम करने के प्रयास में संसाधन आवंटित करेंगे, ताकि अलाभ कर निजी शुद्ध उत्पाद सभी जगह लेन देन की लागतों से कम ही अपसरण करे और इस प्रकार लाभों की कुल राशि एक भूइष्ठक को प्राप्त कर लेगी। यदि निजी और सामाजिक उत्पाद समतुल्य हो तो स्वहित उन्मुक्त चाल एक सामाजिक रूप से इष्टतम आवंटन प्रदान करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बाजार व्यवस्था सुधारने के पक्ष में तर्क। परंपरागत विचार पद्धति के आशावादी अनुयायियों से भिन्न, जो यह मानते थे कि बाजार सहज अथवा स्वायत्त रूप से एक सामाजिक रूप से इष्टतम परिणाम उत्पन्न करेंगे, यदि केवल सरकार हस्तक्षेप से दूर रहे। पिगू ने बताया कि
एडम स्मिथ ने भी स्वयं शिष्ट सरकार और अनुबंध कानून को एक सुसंगठित व्यवस्था की आवश्यकता को पहचाना था। अतः अदृश्य हाथ, सहज व्यवस्था और स्वयं संगठित उद्गामी प्रतिमान, जिनको एक सामाजिक रूप से इष्टतम संस्थिति के उपयुक्त बताकर अपनाने को कहा जाता है। हर विकेंद्रीकृत व्यवस्था के नैत्य परिणाम नहीं होते। इसके विपरीत मानव संस्थाएं और नियम स्वहित को लाभदायी माध्यमों में उतारने का ध्येय क्रम विकसित करते हैं। सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका निरस्त करने का कोई तर्क सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सरकार इस व्यवस्था में पहले ही घनिष्ठता से शामिल होती है। पिगू के अनुसार सरकार नियम बनाती है जिनके प्रति अभिकर्ता जन प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। उन्होंने चयनात्मक और सुविचारित तरीकों में राज्य की कार्यवाही की वकालत की और व्यक्तित्व अभिकर्ताओं पर सीधे सरकारी नियंत्रण का पक्ष नहीं लिया, अपितु उन्होंने सरकार को आवश्यक प्रोत्साहन, दंड अथवा भेद प्रदान करने वाले के रूप में देखा, जो संसाधनों के चाल आवंटन में सुधार लाते हैं। इसका अर्थ है कि वैयक्तिक स्वामित्व और स्वहितबद्ध अभिकर्ताओं द्वारा संसाधनों के नियंत्रण पर पिगू का निरंतर भरोसा रहता है। सामाजिक उत्पाद में से निजी उत्पादन के लेन देन एवं अपसरणों में बाधाओं से उत्पन्न होने वाले किसी आदर्श सार्वभौम स्टॉक से विचलनों संबंधी अपने प्रधार की ओर वापस लौटते हुए पिगू ने कहा कि इनमें से किसी भी एक प्रकार की गिरावटों से आर्थिक कल्याण में बढ़ोतरी होगी। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ वेलफेयर के आगे के अध्याय में उन्होंने इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार उन्नत जानकारी अथवा निम्नतर लेन देन लागतों के कारण लेन देन के अवरोधों में कमियां बाजार कपट के नियमों में इच्छा अनुकूल घर लाई जाएंगी। उदाहरण के लिए पिगू शेयर बाजार के विकास को पूंजी को अधिक उत्कृष्ट से रूप से विभाज्य बनाने के एक निष्कपट तरीकों के रूप में देखते हैं। इसे पूंजी के लेन देन की लागतें कम होती है, क्योंकि यह पिगू की अलंकारिक भाषा में सदा लघुतर होती नदियों और सहायक नदियों में अधिक अच्छी रह से प्रवाहित हो सकता है, परंतु अधूरी जानकारी से उत्पन्न अकुशलता के संदर्भ में पिगू कपट और संसाधनों के सहबद्ध आवंटन पर समाघात के एक उपयुक्त साधन स्वरूप ऋणधार विनियमों का दृष्टांत देते हैं, क्योंकि ये बेईमान व्यवसायियों द्वारा अक्षम निवेशकों और कपटपूर्ण शोषण पर नियंत्रण रखते हैं और इस प्रकार त्रुटि की उस श्रृंखला को प्रभावहीन करने का अभिप्राय रखते हैं जिसके प्रति समुदाय में किए गए संकारी पूर्वानुमानों का सामान्य अधिकांश उत्तरदायी होता है। एक शेयर बाजार और उसके इर्द गिर्द सरकारी नियंत्रणकारी तंत्र संबंधी उनका दृष्टिकोण दर्शाता है कि पिगू किस प्रकार बाजार व्यवस्था के नियमों की एक ऐसी श्रृंखला के अंतर्गत अपने उत्पादन कारकों का प्रयोग विषय निर्णय लेने में स्वहितबद्ध संसाधन स्वामियों का एक विकेंद्रीकृत समूह के रूप में देखते हैं, जो संसाधनों को अपने इष्टतम मान वाले प्रयोगों में ढालने हेतु अभिकल्पित होते हैं। जब पिगू अपना ध्यान उस द्वितीय मुख्य श्रेणी की ओर मोड़ते हैं जो एक सामाजिक रूप से निष्प्रभावी आवंटन प्रदान करती है, यथा निजी एवं सामाजिक लाभों का अपसरण, तो वे सहज ही इसी विचार श्रृंखला को प्रयोग में लाते हैं। लेन देन की लागतों के अधीन स्वहित विभिन्न तरीकों से निवेशित संसाधनों को सीमांत निजी वास्तविक उत्पादों के मानों में समानता लाने का अभिप्राय रखेगा, परंतु वह सीमांत सामाजिक वास्तविक उत्पादों के मानों में समानता लाने का अभिप्राय नहीं रखेगा, सिवाय जब सीमांत निजी वास्तविक उत्पाद और सीमांत सामाजिक वास्तविक उत्पाद सदृश हो, जब सीमांत वास्तविक उत्पादों के इन दो स्वरूपों के बीच अपसरण होता है, तो स्वहित इसलिए राष्ट्रीय लाभांश को भूयिष्ठक बनाने का अभिप्राय नहीं रखेगा और परिणामतः सामान्य आर्थिक
प्रक्रियाओं वाले हस्तक्षेप के कुछ विशिष्ट कार्यों की आशा लाभांश को घटाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए की जा सकती है। अक्षतिपूर्ति सेवाएं अथवा अपकार निजी एवं सामाजिक उत्पाद के बीच अपसरण उत्पन्न करते हैं जो अपसमायोजनों की ओर प्रवृत्त करते हैं। ऐसे उदाहरण में ऐसा सदा संभव है, यह मानते हुए कि ऐसे प्रयोग में प्रयुक्त संसाधनों का उचित कर दरें लगाकर उन्हें ठीक करने के लिए प्रशासनिक लागतें भी शामिल है, जो काफी दूर तक आगे बढ़ाने का अभिप्राय रखते हो और प्रति पक्षी वर्ग प्रयोगों पर उचित दरों से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आय के प्रयोगों को करने के लिए प्रशासनिक लागतें भी। आगे विस्तार में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगामी इकाइयों में बहुत पर चर्चा हमने कर ली है। उन दशाओं की छानबीन करेंगे जिनके अंतर्गत उचित कर परिधान योजनाओं अपसमायोजन को ठीक कर देगी। मुख्य बात बहरहाल अब यहाँ भी यही है कि पिगू ने कर परिधान कार्य साधनों को व्यवस्था के प्रेरणा आधार को सुधारने के एक तरीके के रूप में लिया। अभिकर्ता जन अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं और संसाधन प्रयोगों में एक संस्थिति लाने में अपने स्वहित को ही देखते हैं। इसी कारण से कर और परिधान उपलब्ध प्रेरणा परिवर्तनकारी विकल्पों का एक अयुत मात्र है। निजी एवं सामाजिक उत्पाद के बीच अंतर को पाटने के लिए अन्य तरीकों के रूप में पिगू ऐसी स्थितियों के लिए अनुबंधों में दंडों अथवा विधीय अभियोग की धमकी के दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जिनमें सभी पक्ष सीधे संपर्क में रहते हैं। जब अन्य पक्षों हेतु सेवाओं अथवा क्षति के लिए भुगतान निकलना कठिन होता है तो पिगू सरकार को ऐसे साधन के रूप में देखते हैं जिसके द्वारा निजी एवं सामाजिक सिद्धांत वास्तविक उत्पादों को बेहतर संरेखित करने के लिए नियम दोबारा लिखे जा सके। स्वाधिकारों के मामले में पिगू ने बताया कि कुछ विशेष प्रकार के आविष्कारों हेतु पुरस्कार का पहलू सामने रखकर वे वस्तुतः सराहनीय रूप से प्रेरणादायक गतिविधि को प्रोत्साहित करते हैं जो अधिकांश सहज होता है, परंतु वे इसे आम उपयोगिता की दिशा में अवश्य ढालते हैं। कुछ स्थितियों में निजी एवं सामाजिक उत्पाद का अपसरण करना विकृतिजन्य हो सकता है कि पूर्ण निषेध की आवश्यकता पड़े। उदाहरण के लिए कपटपूर्ण विज्ञापन अथवा मिलावटी उत्पाद, क्योंकि पहली मात्रा में सीमांत से सामाजिक वास्तविक उत्पाद ऋणात्मक होती है और अंततोगत्वा जब अन्य उपाय चूक गए तो कुछ ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जिनमें प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप, निजी हाथों में छोड़े गए विषयों पर नियंत्रण अथवा सीधे जन प्रबंधन द्वारा आवश्यक हो सकता है। राष्ट्रीय लाभांश अधिकतम किया जा सके, इन उभयन दशाओं में पिगू चेतावनी देते हैं कि हमें तब तक आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक कि उन आवश्यक योग्यताओं पर विचार न कर ले जो कि सरकार अभिकरणों से लाभदायक रूप से हस्तक्षेप करने हेतु रखने की अपेक्षा की जाती है। उन्मुक्त निजी उद्यम के अपूर्ण समायोजन की तुलना उस सर्वश्रेष्ठ समायोजन से नहीं किया जाना यथेष्ट नहीं जिसकी कि अर्थशास्त्री गण अपने अध्ययन कार्यों में परिकल्पना कर सके। कारण हम यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कोई जन प्राधिकरण उस आदर्श को लब्ध कर देगा अथवा पूरे मनोयोग से लब्ध करने की यत्न भी करेगा। ऐसे प्राधिकरण अपेक्षा विभागीय दबाव और निजी हित द्वारा व्यक्ति दुराचरण आदि से पीड़ित होते हैं। राष्ट्रीय लाभांश को अधिकतर करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने से सामंजस्य रखते हुए पिगू ने उस हर ग्राह्य नियम का अंधानुकरण विरुद्ध चेताया जो लेन देन में बाधाओं को कम अथवा निजी एवं सामाजिक सीमांत वास्तविक उत्पाद के बीच अंतर को पाट सकता। वास्तविक प्रोत्साहन से लाभ कार्यान्वयन
लागतों को सामने रखकर आके जाने चाहिए। वस्तुतः यथार्थ जीवन में बहुत सी प्रशासनिक लागतें हो सकती है और वे संभवतः इतनी अधिक हो सकती है कि इष्टतम योजना के लाभ से भारी पड़े और कुछ के लिए अधिक शक्तिशाली कारणों वाली सिद्ध हो। अर्थ जगत संबंधी पिगू के दृष्टिकोण में संस्थाओं और नियमों की एक प्रदत्त व्यवस्था में रहकर लेन देन करते स्वहितबद्ध लोग होते हैं, जिनकी सरकार एक अहम भाग होती है। यह व्यवस्था पिगू के अनुसार उद्योगों के मुख्य प्रधार में काफी अच्छी तरह से काम करती है, परंतु इसे निजी एवं सामाजिक लागत के बीच लेन देन अवसरों में अवरोध को कम और बेहतर बनाया जा सकता है। सरकार संसाधनों से नहीं सीधे नियंत्रण हेतु नहीं बल्कि एक ऐसा परिवेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है जो यह सुनिश्चित करे कि स्वहित से उन्मुक्त चाल उत्पादन का अधिकतम कुल मान सामने रखी जाएंगी। इस संदर्भ में देखे जाने वाले पिगवी कर परिधान प्रस्ताव महज उन युक्तियों में से एक है जो सरकार किसी बेरोक बाजार में चल रही प्रोत्साहन कार्य प्रणालियों को सुधार कर आर्थिक कल्याण को अधिकतर करने की दृष्टि से पहले से ही प्रभावी प्रयोगों के अतिरिक्त अपना सकती है। इस प्रकार पिगवी विश्लेषण में कल्याणकारी अर्थ प्रबंधन की आधारशिला शामिल है, जिसने आगामी अवधियों में इस विषय पर व्यापक विश्लेषण हेतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों को प्रेरित किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने इकोनॉमिक्स में पिगवी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।